नमस्कार। आज हम एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस बेहद दुखद घटना पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ शुरुआती जांच के पॉइंट्स भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि अगले कुछ मिनटों में इसके जो मुख्य तथ्य हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके क्या असर हो सकते हैं, इस पर एक गहरी नजर डालें। बिल्कुल। ये फ्लाइट एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ। और ये 12 जून 2025 को, मतलब उड़ान भरने के बस तुरंत बाद ही हादसा हो गया। जी, ये एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VT-ANB करीब 12 साल पुराना विमान था। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि टेक ऑफ के फौरन बाद, मतलब जैसे ही उड़ा, वो जरूरी ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। अच्छा। और नीचे आते हुए वो अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की इमारत से टकरा गया, जिसके बाद बहुत जबरदस्त आग लग गई। ये भी है कि हादसा रिहायशी इलाके के इतने पास हुआ। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक बात है। और इसमें जान का नुकसान वो तो बहुत ही बड़ा है। बहुत ज्यादा। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, तो कुल 242 लोग। इनमें से 241 की मौत हो गई। जी। और सिर्फ यही नहीं, जमीन पर भी जहां ये विमान गिरा, वहां हॉस्टल के छात्र थे। उनके समेत कम से कम 38 लोगों की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। हाँ, ये आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक अविश्वसनीय सी बात भी है। हाँ, क्या? एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो मलबे से लगभग सही सलामत मिले हैं। मतलब उन्हें गंभीर चोटें नहीं हैं, इलाज चल रहा है। वो अकेले जीवित बचे हैं इस हादसे में। अकेले? पूरी फ्लाइट में से? ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा है। बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं है ये। तो शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है? मतलब कुछ अंदाजा लग पाया है कि आखिर हुआ क्या होगा? देखिए, अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज है, लेकिन जो जांच करता है वो दो मुख्य संभावनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। एक है कि दोनों इंजन में एक साथ थ्रस्ट लॉस हुआ हो, मतलब जिसे कभी-कभी रोल बैक भी कहते हैं। रोल बैक? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि टेक ऑफ के उस बहुत ही नाजुक मोड़ पर इंजन शायद उतनी पावर नहीं दे पाई जितनी चाहिए थी। अच्छा, और दूसरी संभावना? दूसरी संभावना है कि विमान के फ्लैप्स या शायद लैंडिंग गियर की कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ी रही हो। पर मैं फिर कहूंगी, ये अभी सिर्फ शुरुआती अनुमान है, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो रोल बैक वाली बात है, मतलब दोनों इंजन का एक साथ पावर खो देना, क्या ये 787 जैसे मॉडर्न विमान में आम बात है या ये बहुत ही असामान्य स्थिति मानी जाएगी? नहीं, ये बेहद असामान्य है, खासकर दोनों इंजनों में एक साथ। आप देखिए, 787 जैसे विमानों में तो कई तरह के सेफ्टी सिस्टम होते हैं, बैकअप होते हैं। सही। तो जांच इस बात पर जरूर गौर करेगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्या कोई मेंटेनेंस का इशू था, कोई डिजाइन की खामी थी, या फिर कोई बाहरी कारण जैसे कोई पक्षी टकरा गया हो। हालांकि उसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है अभी तक। अच्छा, और जांच आगे कैसे बढ़ रही है? क्या कुछ अहम सुराग मिले हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स वगैरह? हाँ, अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FTR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR वो मिल गए हैं और सुरक्षित हैं। चलिए, राहत की रात है। जी, भारत की जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, वो इनका एनालिसिस कर रही है और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ, खासकर बोइंग की जो टेक्निकल टीम है, वो मदद कर रही है। ये रिकॉर्डर्स बहुत अहम साबित होंगे कारण समझने में। हाँ, उनसे काफी कुछ पता चल सकता है। और रेगुलेटरी लेवल पर क्या चल रहा है? DGCA ने कुछ कदम उठाए हैं? जी हाँ, DGCA ने भी तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने पायलट और डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं और साथ ही एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हैं, यानी सभी 33 विमान, उनके तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया है। सभी 33 का? अच्छा। हाँ, पूरे बेड़े का निरीक्षण। ये दिखाकर कि रेगुलेटर किसी एक विमान की नहीं बल्कि किसी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की संभावना को भी देख रहा है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाए, पर पूरी जांच में तो साल भर या उससे ज्यादा भी लग सकता है। हाँ, इन चीजों में वक्त लगता है। ये हादसा देखा जाए तो सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, बल्कि बोइंग और पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए ही एक बड़ा झटका है। खासकर इसलिए, जैसा आपने कहा कि 787 ड्रीमलाइनर जब से 2011 में आया है, तब से ये उसकी पहली घातक दुर्घटना है। बिल्कुल,
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 787 ड्रीमलाइनर को बोइंग ने मतलब अपनी अगली पीढ़ी का सबसे सुरक्षित और फ्यूल एफिशिएंट विमान बताया था। हाँ। तो इस पहली घातक दुर्घटना से न सिर्फ बोइंग की प्रतिष्ठा पर सवाल उठते हैं, बल्कि ये भविष्य के ऑर्डर्स और एयरलाइनों के इस मॉडल पर भरोसे को भी प्रभावित कर सकता है। सही कहा। शायद इसीलिए बोइंग ने इस घटना के फौरन बाद पेरिस एयर शो से हटने का फैसला किया। ये दिखाता है कि कंपनी से कितनी गंभीरता से ले रही है। हाँ, ये तो है। अच्छा, एयर इंडिया जो अब टाटा समूह के पास है और बोइंग, दोनों ने जांच में पूरे सहयोग का वादा तो किया है। क्या एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर भी इसका कोई फौरी असर पड़ा है? हाँ, कुछ असर तो पड़ा है। कुछ ड्रीमलाइनर उड़ानों में देरी की खबरें हैं और कुछ विमानों को शायद अस्थायी रूप से ग्राउंड भी किया गया है, क्योंकि वो DGCA के आदेश पर निरीक्षण चल रहे हैं। और जाहिर है दुनिया भर के जो एविएशन रेगुलेटर हैं वो भी इस पर कड़ी नजर रखे हुए होंगे। और इन सब तकनीकी और व्यावसायिक बातों से हटकर देखें तो जो मानवीय त्रासदी है उसका पैमाना तो बहुत ही बड़ा है। बहुत ज्यादा अथाह है वो दुख। भारत और ब्रिटेन समेत कई देशों में मतलब शोक की लहर है। कितने ही परिवारों ने अपने कई सदस्य खो दिए। कुछ मामलों में तो पूरे के पूरे परिवार ही खत्म हो गए। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। विमान में कम से कम 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। साथ में 12 क्रू मेंबर्स। पायलट के अंतिम संस्कार और जो श्रद्धांजलि सभाएं हुई, उनमें जो भीड़ उमड़ी वो बताती है कि दुख कितना गहरा और सामूहिक है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये एक भयानक हादसा है जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जांच अभी चली रही है और जैसा हमने कहा, ये बोइंग 787 के इतिहास की पहली घातक दुर्घटना होने की वजह से एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम हो जाती है। जी, और अंतिम जांच रिपोर्ट आने से पहले ही एक सोचने वाली बात यह भी है कि इस घटना का असर यात्रियों के भरोसे पर कितना गहरा और लंबा होगा, खासकर इस विमान मॉडल को लेकर, और शायद एयर इंडिया की सुरक्षा प्रक्रियाओं की जो धारणा है उस पर भी। हाँ, ये सवाल तो रहेगा कि आगे क्या होता है।